इस बार कांग्रेस से खास, उसकी रणनीति में भी राज। हाईकमान की तरह कमलनाथ, कांग्रेस में सब साथ साथ। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का शायराना अंदाज और ये बयान उस सवाल के जवाब में आया है जो कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर पूछा गया था। अब सियासी गलियारों में सीएम शिवराज के इस बयान के मतलब लगाए जाने लगे हैं। 2018 में तो इस तरह के बयान दिग्विजय सिंह की तरफ ही इशारा करते थे, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पर कमलनाथ के वर्चस्व को लेकर कोई सवाल नहीं। सोमवार को हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक में एक बार फिर यही देखने को मिला, जिसमें नेताओं ने एक सुर में कमलनाथ को ही अपना नेता माना। बैठक की ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। अरसे बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ दिखे। कांग्रेस की बैठक में न विरोध सुनाई दिया और न ही किसी मुद्दे पर मतभेद दिखा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ने वाली अटकलों पर भी विराम लग गया। तो क्या कांग्रेस लय में लौट रही है? बैठक के बाद कांग्रेस नेता के एक सुर से तो ऐसा ही लग रहा है। निश्चित रूप से कल हमारे पूरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सर्व एक तरफ से कमलनाथ जी को अपना नेता स्वीकार किया और इनको नेतृत्व में चुनाव लड़ने का वचन दिया और सब पूरे एक साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में अभियान चलाएंगे और 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने के लिए कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुटबाजी कांग्रेस का वो मर्ज है जो कभी भी हावी हो जाता है। बीजेपी को भी यही लगता है कि कांग्रेस का वो मर्ज कभी ठीक नहीं हो सकता जो बार बार बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। सन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। जानकारों की माने तो अगले साल चुनाव होना है। ऐसे में अब कांग्रेस में चीजें तेजी से बदलती हुई दिखाई देंगी। कमलनाथ का सक्रिय होना इस ओर इशारा है कि पीसीसी में आने वाले दिनों में कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की बैठक से बीजेपी की चिंता बढ़ेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों से इतना तो कहा ही जा सकता है, चुनावी मैदान में बीजेपी के सामने कांग्रेस मजबूती के साथ उतरने की कोशिश में है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कमल ही नाथ। अगर आप बात करिए कि किसी भी परिवार या संगठन का मुखिया ही उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति जो संचालन के सारे सूत्र अपने पास रखे वही होना चाहिए, तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं। यकीनी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग किसी संगठन की या परिवार की कमान संभालने लगते हैं तो फिर चुनौती होती। इसीलिए नेतृत्वकर्ता या लीडर जैसे शब्द हमारे लिए बहुत प्रिय भी होते हैं और जिनको हम बहुत श्रद्धा और आस्था से देखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में लीडर नहीं होते हैं या कम होते हैं। निश्चित तौर पर जो भी राजनीति में आया है वो लीडर का ख्वाब संजोकर ही आया है, लेकिन लीडर एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने पीछे हजारों लाखों की भीड़ खड़ी कर लेता है, उनको मंत्रमुग्ध कर लेता है, उनसे जो कहता है वो उनको भरोसेमंद लगता है। और इसके बाद की कड़ी है कि वो अपनी पार्टी के वर्कर्स का मन जीत कर फिर वो जनता का दिल जीतता है। और जिसने कार्यकर्ता का, अपनी पार्टी के वर्कर का दिल जीता, निश्चित तौर पर आप यकीन जानिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही है, वो जनता का दिल भी जीत लेता है। इसीलिए ये कड़ी आज़ादी के आंदोलन के पहले, उसके बाद से लेकर आज तक चली आई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। कांग्रेस के सीनियर लीडर
अब इस संसार में नहीं है। दिवंगत अर्जुन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़ा सांकेतिक तरीके से लिखा है, जिसको वरिष्ठ पत्रकार जोशी जी ने अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसा छाता है जिसमें बारिश से बचने के लिए लोग आकर शरण लेते हैं। अब इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और एक दिन ये संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो छाता फट जाएगा, और फट जाएगा तो धूप और बारिश से उसके नीचे खड़े लोगों की रक्षा कौन करेगा। सांकेतिक रूप से ये माना गया कि वो इशारा कर रहे थे नेहरू गांधी परिवार की तरफ कि यही वो परिवार है जो कांग्रेस का छाता है, लेकिन इस पर जितनी उंगलियां उठाई जाएंगी, जितना इसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उतनी मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी। क्योंकि अगर ये छाता नेहरू गांधी रूपी हट गया तो कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के चेतन में आज भी ये बात बहुत गहराई से समाई हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस, भले ही आपको लगता है कि बहुत ढेर सारे नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन वो एक नेता के पीछे भले ही चुनाव के ठीक पहले खड़ी हो, वो खड़ी हो जाती है। अभी चुनाव में 16-17 महीने का समय है, लेकिन कांग्रेस अपने नेता के पीछे खड़ी होने का एक ताकतवर मैसेज दे चुकी है। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत थी। कमलनाथ जी के बारे में किसी को दुविधा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने ये मैसेज पूरी एकजुटता के साथ देने की कोशिश की है, तमाम बड़े हुक्मरान, लीडर, इन सब की मौजूदगी में। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी, जो लेखक के तौर पर भी बहुत मजबूत हैं और उनकी धीर गंभीर आवाज़ का भी मैं प्रशंसक हूँ, उनका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति, थोड़ा चुभने वाला बोलने लगे हैं, लेकिन शायद उनको लगा होगा कि ये समय थोड़ा चुभने वाला और कटाक्ष वाली भाषा का है, तो ये उनका बिल्कुल अधिकार है और उसका स्वागत होना चाहिए। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपसे। कमलनाथ जी को लेकर जिस तरह से एकजुटता का ये स्वर और राग कांग्रेस में उभर कर आया है, और इसी के साथ अंदर से ये स्वर भी आए हैं कि यही हमारे नाथ हैं, याद रखो, अगर इनके बिना कांग्रेस चली तो ये नाथ अगर हटा तो कांग्रेस अनाथ भी हो सकती है मध्य प्रदेश में। और अनाथ का यहाँ आशय ये है कि 2023 के लिए आपके पास कोई दमदार लीडर उस तरह का नहीं है जैसे कमलनाथ है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि अलग है इस पर, जो हमने शिवराज जी की भी टिप्पणी सुनी और नरोत्तम जी की भी सुनी। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं, जैसे आपने गांधी परिवार की बात कही, तो मध्य प्रदेश के लिए ठीक वही छाते की तरह है जिसके नीचे सारे नेता आ जाते हैं। हम मई 18 में जब जाते हैं तो यही स्थितियां थी कांग्रेस की। कल जो तस्वीर आई है वो कांग्रेस के लिहाज से सुखद तस्वीर है कि सारे नेता, मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जाने के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब ये सारे नेता एक साथ बैठे हुए हों और मंथन किया हो। कार्यकर्ता में संदेश जाएगा, उसमें जोश भी आएगा कि हमारे नेता सारे एक होने लगे हैं। लेकिन शरद जी, एक और सवाल है, इस तस्वीर में एक चेहरा गायब है जो अब बीजेपी में जाके खड़ा हो गया है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कहीं थोड़ी सी कमजोर जरूर दिखती है मई 18 की तुलना में ये तस्वीर, लेकिन दूसरा एक पक्ष और है, कांग्रेस के अंदर दिखते जरूर एक हैं। क्या ये वाकई में एक रह पाएंगे चुनाव तक? क्या इनमें एकजुटता रहेगी? क्योंकि हमने पिछले मई के बाद जो 18 मई से लेकर दिसंबर तक का जो हमने स्थितियां देखी, उसमें कांग्रेस नेताओं ने ही कांग्रेस के नेता को खो करने की कोशिश की। इसमें एक बड़ा उदाहरण बुंदेलखंड के सत्यव्रत चतुर्वेदी रहे हैं, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ समन्वय बनाने की कोशिश की थी और वो ही खो हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई आपको सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसा या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्ति खोना पड़े। इसके लिए भी कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि हम अंत तक एकजुट रहें 2023 के चुनाव तक। पंकज जी, आपकी एक टिप्पणी, फिर मुकम्मल तौर पर योगेश जी की टिप्पणी की तरफ हम बढ़ेंगे। जी देखिए शरद जी, ये कांग्रेस का विषय है कि कौन उनका छाता है और कौन किसको खाता है। खाते से मेरा आशय राजनीतिक रूप से है। और जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस पार्टी की हैं, तो शरद जी, कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं दिल्ली के, उन मालिकों की अनुमति और अनुमोदन के उपरांत इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। पर ये पहली बार आपने भी शरद जी अच्छी लंबी पत्रकारिता देखी है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों की, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ,
आपने भी शायद पहली बार ऐसा दृश्य देखा होगा कि किसी राज्य की राजधानी में कुछ नेता मिलकर बैठकर तय कर रहे हैं कि अमुक सज्जन जो है वो हमारे नेता होंगे अगले चुनाव के लिए। ऐसा कांग्रेस में नहीं होता और यहीं से सारी व्यवस्था पर संदेह के तमाम प्रकार के सवाल हैं। और ऐसा चर्चा नहीं हुआ होगा, हमने आपने कांग्रेस का इतिहास देखा है, दिल्ली से चीजें तय होती हैं और किसी राज्य की राजधानी में बैठकर किसी एक नेता को चुनना कि ये नेता चेहरा होंगे, बहुत आश्चर्य का विषय है। फिर जैसा आदरणीय शिवराज जी ने कहा कि असली चेहरा जो है वो छुपा हुआ है, नकली चेहरा सामने आ गया। आशय स्पष्ट है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन चलाता है, मुख्यमंत्री थे तो पीछे से सुपर सीएम कौन थे, क्योंकि कारण शरद जी स्पष्ट है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यदि कमलनाथ जी की भूमिका देखें सदन में और सड़क पर तो लगभग शून्य है। कभी दुबई में, कभी दावोस में, कभी दिल्ली में, मध्य प्रदेश में भोपाल में उनका दिल नहीं लगता। और उसमें उनका दोष नहीं शरद जी, जो 26 अप्रैल 2018 के पहले जब तक वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, वो 4-5 साल में एक बार भोपाल आते थे, कई बार तो लेट हो जाते तो एयरपोर्ट से निकल जाते थे, तो प्रवासी पक्षी के तौर पर उनको जानते थे। और आज भी शरद जी वास्तविकता है कि कमलनाथ जी से यदि मध्य प्रदेश के 52 जिलों के नाम पूछेंगे शायद नहीं बता पाएंगे, 10 संभागों के नाम बताने दिक्कत आएगी। तो ऐसे राजनेता पर यदि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारा चेहरा है, तो ऐसा चेहरा कांग्रेस को मुबारक हो, जनता तय करेगी कांग्रेस का चेहरा कि किस स्वरूप में रहेगा। अरुण यादव जी ने समानांतर यात्रा शुरू कर दी है, तो चेहरा कमलनाथ जी हैं, यात्रा अरुण यादव जी शुरू कर रहे हैं जो कह रहे हैं मेरी फसल लुटती आ रही है। अजय सिंह जी कह रहे हैं कि भैया मुझे कोई पद दे दो, मैं कम से कम सक्रिय हो जाऊंगा। और सारे पद और सारे कद कमलनाथ जी के पास हैं, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, पूर्व सीएम कमलनाथ जी, पीसी चीफ कमलनाथ जी, अब चेहरा भी कमलनाथ जी। तो ये कांग्रेस तय करे, लेकिन जैसी स्थितियां परिस्थितियां शरद जी, जिस और संदीप जी ने भी इशारा किया कि उतना सरल और सहज नहीं दिखता जैसा कहा जा रहा है कि बस सब कुछ बढ़िया हो गया और कांग्रेस में ये सारी चीजें हो जाएंगी। जी कौन जी, से बिंदु हैं चलिए आपके? जी, मैं आता हूँ दूसरे राउंड में, लेकिन ये चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। कमलनाथ जी, अगर जैसा बीजेपी का आरोप रहता है कि वो दुबई में रहते हैं, दावोस में रहते हैं, यात्राएं तो खूब करते हैं वो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब आपके लिए मुफीद है कि आप ये मानते हैं कि ये तो हमें रास आ रहे हैं, तो फिर उनकी इतनी निंदा और आलोचना क्यों है? आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए, जैसा हमारे ग्रामीण जीवन में होता है कि वो कहता भैया अपने बिल्कुल एकदम फट आदमी है, कुछ है पंगा, लेकिन रहने दो, उसके बारे में बोलो नहीं, नहीं तो हटा देंगे, चलन दो उसको अच्छे से, बढ़िया से चलन दो। अब आप लोग इतना प्रेम करते हैं उनसे, इतनी तारीफें, इतने पुल बांधते हैं कमलनाथ जी की तारीफ के, कि हमें भी समझ नहीं आता कि कमलनाथ जी जब किसी आपकी दृष्टि में किसी योग्य नहीं है तो फिर इतनी आलोचना क्यों है उनकी? शरद जी, उनका आदर भी करता हूँ, उनसे सहानुभूति भी है। एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो 77 वर्ष की आयु में हो जाएंगे, जो लगभग अस्वस्थ रहते हैं, जो हवाई जहाज, सर मुझे लगता है ये आप बहुत संजीदा राजनेता हैं पंकज जी। मैं गलत कह रहा हूं सर, राजनीति में आपके भी कुछ मूल्य और मर्यादाएं हैं सर। मैं ये स्थिति नहीं है, मुझे लग रहा है कि ठीक है, उसका फैसला वक्त पे छोड़ दीजिए कि क्या चीजें हैं। शरद जी आप तो अच्छा, आप कौन सा पब्लिक मूवमेंट कमलनाथ जी का दिखा? अभी एक नहीं, वो आपका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कुछ व्यक्तिगत विषय ऐसे होते हैं सर। उन्होंने शरद जी, उन्होंने, आप मैं प्रशंसा ही कर रहा हूं सर, मैंने बताया कि मुझे क्यों सिंपैथी उनके साथ। चलिए मैं आता हूं दूसरे राउंड की तरफ आता हूं। एक आंदोलन शरद जी नहीं करवाते, बिल्कुल ये आपका अधिकार है कि आंदोलन खड़े किए कि नहीं किए, किस योग्य हैं, नहीं योग्य हैं, व्यक्तिगत विषय मेरी उतनी अपेक्षा योगेश यादव जी से रहेगी। और आप दोनों बहुत संजीदगी से कि किसी नेता का कुर्ता किस रंग का है, इस रंग का कुर्ता वो पहनते हैं तो ऐसे प्रतीत होते हैं, या उनके परिवार पर छीटाकशी या उनके स्वास्थ्य पर कोई टीका टिप्पणी, ये मुझे लगता है एक विचार का प्रश्न है और मैं निवेदन ही कर सकता हूं आपसे। योगेश जी। शरद जी, आप ही के लोकप्रिय चैनल पर मैंने 29 मार्च को यही कहा था कि ये अमृत मंथन का दौर है और इसमें विषपान कौन करेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस की विषमताओं में जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है या प्रचारित किया जाता है
कि कांग्रेस में अनेक बातें हैं, अनेक विचार हैं, कोई क्या कर रहा है, गुटबाजी है, लेकिन अंततः जब एक टेबल पर बैठकर एक पारिवारिक तौर पर सबकी सहमति बनती है और इस बात की सहमति बनती है कि हाँ, हम सब विषपान के लिए तैयार हैं। विषपान का मेरा अभिप्राय ये नहीं कि हमारी हार है, हम अमृत मंथन करेंगे तो अमृत हमारे लिए, अमृत का मंथन करना हमारे लिए मध्य प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक है। 7.5 करोड़ जनता की जो जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, जंगल राज मध्य प्रदेश में चल रहा, उसके लिए अमृत मंथन के लिए हर कांग्रेस का नेता, चाहे वो आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद हो, विष पीने की शक्ति रखना बहुत बड़ी बात है। मैं इसे अलग हटकर यदि हम का साहस किया है और सार्वजनिक रूप से उसको प्रदर्शित किया है, मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरी ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि चलिए आप बैठकर एक बार ऐसा विचार कर लीजिए और आप ऐसे जाकर कर दीजिए। आपके उसमें कितनी सारी बातें उभर कर आ जाएगी। आप स्वयं बुद्धिजीवी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेपथ्य में किस तरीके से क्या कवायद चल रही है। आज हमारा साहस है, आज हम सब बैठे हैं, आज हमारे बड़े नेता कह रहे हैं और सब कद्दावर नेता हैं और आप सब समझते हैं कि मुख्यमंत्री के समकक्ष बहुत सारे हमारे लीडर हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्वीकारोक्ति है कि नहीं, हम सब एक सूत्र में बंधे और विषपान की शक्ति रखें और यही विषपान अमृत बनकर निकलेगा और ये कांग्रेस के लिए निकलेगा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए निकलेगा और यही शुभ संकेत की प्रतीक्षा थी। और मैं ये बात को कह चुका था कि आप कितनी भी विषमताएं ढूंढते रहें, लेकिन कांग्रेस अनेकता में भी एकता का एक ऐसा मार्ग ढूंढती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम में आ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, या गृह मंत्री जी कोई टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से अंदर की बौखलाहट है, अंदर की बेचैनी है। आप हमें 77 साल के बूढ़े नजर आते हैं, आपने 75 के बाद रिटायर किया है, तो शायद आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी कि आपने आडवाणी जी को रिटायर किया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया, बाबूलाल जी गौर को रिटायर किया, आपकी कोई राजनीतिक खेल होंगे। मेरे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बड़े नेता से मैं अपेक्षित करता हूं कि आपकी मर्यादा, आप एज फैक्टर को लेकर, कमलनाथ जी एक संजीदा समन्वयवादी नेता है और कल समन्वयवाद का उनका ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। वो कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता। लेकिन योगी जी, एक सवाल ये तो है कि आपने विषपान का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया और विषपान के साथ जो हमारा आख्यान जुड़ा है सनातन परंपरा का, कि विष अगर आप पी रहे हैं तो उसको अपने गले में रखने की शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। और ये विष अगर आप 2019 में अपने गले में रख लेते, कमलनाथ जी भी रख लेते, तो न सिंधिया जी शायद जाते और ना आपकी सरकार के सामने जो चुनौती उस समय उत्पन्न हुई वो चुनौती उत्पन्न होती। तो विष तो उत्पन्न होता है, जब भी मंथन होगा विष और अमृत दोनों निकलेंगे और अमृत की लड़ाई बहुत गहरी होती है और विष को लेने को कोई तैयार नहीं होता। तो आपकी पार्टी को विष को गले में धारण करना भी आना चाहिए। शरद जी, विषयांतर बातचीत हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस को ऐसा, या जनता को ये प्रतीत हुई कि स्वयं सिर्फ कांग्रेस की गलती रही जिसके कारण ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां, कुछ बात, एक बहुत बड़ी व्याख्या की जा सकती है इस पर कि कोई बात या कोई महत्वाकांक्षा होगी, वो एक अलग विषयांतर मैटर हो जाएगा। लेकिन ये बात, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है। हाँ, आपकी भी हो सकती है, पंकज जी की भी हो सकती है, एक पत्रकार के नाते मेरी भी हो सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई किसी कुनबे में कोई प्रश्न उठा है तो उस प्रश्न को एक उचित समाधान तक पहुंचाना और गरिमा से पहुंचाना, और वहां जो निर्णय लेने वाले बड़े लोग हैं, मुखिया हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनार कर युवा पीढ़ी की तरफ बहुत अपेक्षा और उम्मीद से देखें। शायद आपके यहाँ ऐसा नहीं हुआ योगी जी। नहीं शरद जी, आप देखिए ना, ये कल जो चाहे प्रचार के माध्यम से देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियों के माध्यम से, ये इन लोगों की कल्पना में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के लोग सब इकट्ठे होकर एकदम एकमात्र कमलनाथ जी के प्रति उनकी निष्ठा और उनके उस पर विश्वास जागृत करेंगे। उनको तो लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं से इस बात में, इवन यहाँ तक कि मीडिया में, सोशल मीडिया पर टिप्पणी चली है कि आज कमलनाथ जी इस्तीफा ये देने वाले हैं, वो देने वाले, यहाँ पर ये होने वाला है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की एक रूपता जिस तरीके से सामने आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आश्चर्यचकित करने वाली है। हम तो जानते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भावुक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नाराज होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उठाएगा झंडा वही पंजे का और तिरंगा का। और आप देखिए जैसे जैसे समय आएगा कांग्रेस का वातावरण बनता जाएगा। संदीप जी, ये थ्योरी निरंतर चल रही है कि कमलनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है
जो अगर आप उसको औचित्य के प्रतिमानों पर कसें तो ये बिल्कुल ठीक भी लगती है, और ठीक इसलिए भी लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की कटु आलोचना का निशाना कमलनाथ जी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न बात होती है अरुण यादव जी की, होगी तो दूसरे संदर्भ में होगी, ना अजय सिंह जी की, ना दिग्विजय सिंह जी की, ना जयवर्धन जी की, ना जीतू पटवारी की, ना प्रियव्रत सिंह की, ना किसी और की बात होगी। इसका मतलब है कि कमलनाथ केंद्र में तो निशाने में है, तो बीजेपी भी ये मानती है, क्योंकि 2018 के रण में काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा बीजेपी के खिलाफ कमलनाथ रहे। लेकिन कमलनाथ जी को ये करने की आवश्यकता पड़ी, यानी कहीं वो मैसेज पार्टी के भीतर कार्यकर्ता को सबसे पहले देना चाह रहे थे कि हम सब साथ खड़े हैं और मुझ पर सभी का पूरा विश्वास और भरोसा है, जो है भी इनफैक्ट, उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ये सारी आपको कहाँ लगता है, जैसा आपने विश्लेषण के अपने पहली टिप्पणी में आपने कहा कि ये अगर दिखावटी एकता साबित हुई तो कहाँ से आपको खतरे की आशंका दिखती, किन नेताओं की तरफ से, और किस तरफ से आप चिंतित हैं इसको लेकर? देखिए शरद जी, बीते हुए कल से ही हम सीखते हैं या देखते हैं। 18 में भी वही हुआ था कि कांग्रेस एकजुट थी, चुनाव लड़ी, और चुनाव के बाद सिंधिया हाथ से निकल गए। चुनाव से पहले सत्यव्रत चतुर्वेदी आपके हाथ से निकल गए। तो ये तैयारी तो करनी पड़ेगी। जहाँ तक आपने कमलनाथ जी की बात कही कि वो निशाने पे होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कमलनाथ जी का राजनीतिक जीवन वर्तमान दौर के नेता में, उनकी उम्र के नेताओं के हिसाब से अगर देखें तो बहुत साफ सुथरा रहा है। उन पर सीधे बड़े आरोप नहीं लगे हैं, और उन्होंने समन्वय की राजनीति की है, लोगों को जोड़ने की राजनीति की है, कांग्रेस के नेताओं को एक छाती के नीचे लाने की कोशिश की है। 18 में हमने देखा था। लेकिन आप 19 के घटनाक्रम को भी देखकर ये टिप्पणी करेंगे कि जोड़ने की राजनीति की है उन्होंने? 19 को देख के नहीं लगता, वही मैं कह रहा हूं कि वो चूक हुई थी। अगर आप यहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो 19 ना दोहराया जाए, इसकी भी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। और मेरा अपना मानना है शरद जी कि आप एकजुट तो आपने कर लिया है, वो जो मैं अभी पहले कह रहा था, उसको एक रख पाना बहुत कठिन काम होता है। अब ये कैसे करते हैं कमलनाथ जी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इससे मैसेजिंग जरूर कार्यकर्ता में जाती है, कार्यकर्ता उत्साहित होता है, और उसके अंदर ये आता है, भाव तो कम से कम आता है कि हमारा नेता, सारे नेता एकजुट हैं और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पंकज जी, देखिए शरद जी, 3-4 प्रकार के विरोधाभास हैं। पहला तो कमलनाथ जी ने कहा कि मैं कभी किसी पद के लिए इच्छुक नहीं हूं, पर 2018 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े पदों पर कमलनाथ जी ही विराजमान है जी। नंबर 1। नंबर 2, कल तय किया गया कि कमलनाथ जी को सर्वसम्मत रूप से नेता चुना गया है, और आज कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने कमलनाथ जी के एक विशिष्ट परिपत्र को लेकर सार्वजनिक आपत्ति दर्ज करी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पहले विधानसभा का एक प्रकरण था, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने बिना कमलनाथ जी को भरोसे में लिए और राज्यपाल महोदय के भाषण का बाइकआउट कर दिया, अभिभाषण का जो बजट को लेकर था। ये दर्शाता इस बात को लेकर कि जिस प्रकार की स्थितियां चित्रित करने का प्रयास है, वास्तविकता वैसी नहीं है। कई और अनेकता में एकता नहीं, अनेकता में और अनेकता है। यद्यपि जैसा मैंने कहा कि विषय कांग्रेस पार्टी के हैं, ये जिसको चाहे उसको अपना चेहरा बनाए, जिसको चाहे उसको मोहरा बनाए, जिसको चाहे ढाल, जिसको चाहे तलवार बनाए, ये उनके विषय। और मैं फिर वही आपसे आग्रह करूंगा कि कमलनाथ जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यकाल आप देख लीजिए। कोई एक बड़ा मूवमेंट, विधानसभा का उनका कोई प्रदर्शन, कोई मौलिक चिंतन, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कोई सुझाव, कहीं सड़क पर संघर्ष, कुछ भी नहीं है। और यदि ऐसे नेता को, जिनके लिए संघर्ष करना किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं मैं वो जिक्र नहीं करता, किन्हीं भी कारण से संघर्ष करना उनके लिए यदि कठिन हो सकता है, ऐसे नेता को यदि आप चेहरा बनाना चाहते हैं जिनका राजनीतिक परिणाम लगभग शून्य है, जो बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए, जिनके जाने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में, आने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में रसातल की ओर अग्रगामी है, और फिर भी यदि वो कांग्रेस का चेहरा है तो ऐसा चेहरा कांग्रेस को मुबारक हो। योगेश जी, यहाँ पंकज जी की जो बातें हैं ये मीडिया की तरफ से भी ये बिंदु समालोचना के बराबर उठते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस को इसको, क्योंकि जो बातें पंकज जी ने कही हैं कि पद के इच्छुक नहीं हैं, पद पर तो हैं, और एक पद पर नहीं है, 2 पद पर हैं। बड़े मूवमेंट की जो बात है ये कांग्रेस का अपेक्षित है। अभी तक सड़क से सदन तक कांग्रेस की उस संघर्षशील भूमिका को मध्य प्रदेश के लोग देखना भी चाहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी सही है कि कई जगह कुछ विरोधाभास भी उभरे हैं, चाहे वो सदन में जीतू पटवारी जी का विषय हो या दिग्विजय सिंह जी का विषय हो कि क्या आपसे पूछ कर मिले, दैट इज ट्रू, मिलना चाहिए पूछकर। तो इन तमाम विरोधाभासों के बीच में अब ये जो एकजुटता का राग है, ये कसौटी पर तो है योगेश जी?
शरद जी देखिए, कल जो बैठक हुई है उस बैठक के अंदर इतनी निर्मलता से, इतनी साफगोई से ये बात कही गई कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कमलनाथ जी की व्यक्तिगत नहीं है, और ये कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और आप लोग सब मेरे लिए कार्य करें। उनकी तरफ से जो संदेश गया है, या दिग्विजय सिंह जी की तरफ से, सुरेश पचौरी जी की, सबकी तरफ से ये संदेश गया कि पहले हम इस मध्य प्रदेश को बचाएं, इस कांग्रेस के लिए कार्य करें, और सबका समन्वयवादी दृष्टिकोण इस बात का परिचय था कि कहीं ना कहीं से इसमें स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी कि आप बेबाक होकर कार्य कीजिए, आप अपने क्षेत्र में कार्य कर दीजिए। पंकज जी के रिकॉर्ड में नहीं होगा या जानकारी में नहीं होगा, कमलनाथ जी की सभाओं के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लें, उसकी भीड़ की भी जानकारी प्राप्त कर लें, और कहां कहां सभाएं हुई हैं, यदि वो चाहें तो उनकी एक फहरिस्त भी मैं उनके साथ पास पहुंचा दूंगा। खैर वो एक अलग मैटर है, लेकिन अंततः ये बात आई है कि आज मध्य प्रदेश जिस तरीके से रसातल पर जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी और जंगल राज शुरू हो रहा है, उसके लिए हम सबको संगठित होकर कार्य करना है। तो इसमें कई मैं नहीं था, यहां सब हम थे, और हम का मतलब ही कांग्रेस है, और हर किसी के भीतर एक कांग्रेस की आत्मा बैठी हुई थी। वहां व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी भी नहीं थे कि मैं था और मैं हूं और आप सब लोग हैं, जिस तरीके से प्रचारित किए जाने की कोशिश की जा रही है कि वो नेतृत्वकर्ता हो गए, वो अगले मुख्यमंत्री हो गए, ऐसा कुछ उस बैठक में नहीं हुआ है। यह है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण में सब में कमलनाथ जी के प्रति विश्वास जागृत होकर एक धारा में बहने के लिए संकल्प लिया गया, और मैं मानता हूं कि कल की बैठक ऐतिहासिक बैठक है और इसके ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं। कल का शुभ संकेत आज से ही हो गया, आगाज हो गया कल से। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी और शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि इस रण के आप ही दोनों मुख्य योद्धा हैं और आप ही दोनों के बीच टक्कर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर पार्टी में वो रंध्र या वो संवादी खिड़की ज़रूर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की वो विंडो ज़रूर होनी चाहिए, जो गलतफहमियों की हवाओं को फिल्टर करती है, साफ करती है और शुद्ध और साफ संदेशों का आदान प्रदान करती है। जैसे किसी परिवार में, ख़ासतौर से किसी कंजर्वेटिव परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पिता और पुत्र या पिता और पुत्री या संतान और पिता के बीच संवाद कम होता है, वहाँ इस संवादी खिड़की का दायित्व तो माँ संभालती है कि तेरे बाबूजी बचपन से ऐसे हैं, जब से ब्याह के आई हूँ तब से देखा है, बहुत कम बोलते हैं, इन बातों पे झुंझला जाते हैं, बेटा मन के बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत सच्चे हैं, तू उनकी बात का बुरा मत माना कर, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और जो भी गलतफहमी बच्चों के मन में उत्पन्न होती है, कमलनाथ जी का जो एटीट्यूड है, उनकी जो शैली है, अब आप उनसे ये सोचें कि वो बदल जाएगी, वो संभव नहीं है। तो वो संवादी खिड़कियां क्या कांग्रेस के पास हैं, जो कमलनाथ जी की शैली को लेकर, चाहे वो चलो 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 की शैली है जिसको बीजेपी ने भी खूब प्रचारित किया, या मिनट टू मिनट ऑपरेशन ऑपरेट करने की शैली है, क्या उसको लेकर कुछ ऐसे नेता हैं? बल्कि कई बार तो हम देखते हैं कि उन्हीं के बड़े नेता उनकी शैली को लेकर कुछ प्रश्न खड़े कर देते हैं। तो राह आसान नहीं है, राह जटिल है, और इसके लिए कुछ बड़े बदलावों की ज़रूरत तो कांग्रेस को ज़रूर है। और अगर इस बैठक में उन बदलावों का भी मंसूबा साधा गया है, तो ये बैठक निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। बहुत धन्यवाद करता हूं योगेश जी, बहुत धन्यवाद पंकज जी, और बहुत धन्यवाद करता हूं संदीप पौराणिक जी आपका। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, खैरागढ़ का सियासी पारा। नमस्कार।